So hello, hi everyone. मेरा नाम गौतम लखानी है and I welcome you all to our today's session in which we are covering Indian economy by संजीव वर्मा. So आज के सेशन की गाइस अगर हम बात करें, आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल डेट के बारे में और साथ में हम समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारी करेंसी है यानी कि इंडियन रुपी वो किस तरीके से जो है डिवैल्यू या डेप्रिशिएट होता है. इन सब चीजों को हम यहाँ पर आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की. उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये है कि अनअकैडमी लेकर के आया है आप लोगों के लिए अनअकैडमी कॉम्बैट, जो कि एक मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी सीएससी बैटल है. मोस्ट कॉम्पिटिटिव यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. तो एवरी संडे सुबह 11 बजे ये होता है, यानी कि कल सुबह भी ये 11 बजे होगा. तो प्लीज जाइए, जाकर इसके अंदर अपने आप को एनरोल करिए, पार्टिसिपेट करिए. इसमें काफी सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स ने आपके लिए बनाए हैं. रियल टाइम रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी, बेस्ट लोगों के साथ आप कंपीट कर पाएंगे और साथ में डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको एट द एंड ऑफ द सेशन. तो प्लीज जाइए, जाकर इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए. यहाँ पर आपको लाइव स्कोरिंग देखने को मिलेगी, इसके अलावा जो है रेटिंग्स मिलेंगी, लीडरशिप बोर्ड पर रैंकिंग देखने को मिलेगी और आपको अवार्ड्स वगैरह भी मिलेंगे. तो यहाँ पर जो प्राइजेस होंगे, जो स्कॉलरशिप दी जाएगी आपको अनअकैडमी की तरफ से, फर्स्ट 3 रैंकर्स को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा आपके टेन्योर ऑफ चॉइस का. हालांकि टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे. 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स अलग अलग मंथली ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन प्लान है. इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें रैंक 4 to 10 को, यहाँ पर 75% तक का ऑफ मिलेगा. 11 to 50 रैंकर्स को 50% तक का ऑफ मिलेगा और 51 to 500 रैंकर्स को 25% तक का ऑफ मिलेगा. बार बार बोल रहा हूं कि टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होंगे. हालांकि यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा. 45 मिनट्स का आपको समय दिया जाएगा. 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. 12 डिफरेंट कॉम्बैट्स ये होंगे एवरी संडे को. रिलेटिव स्कोरिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और 6 डिफरेंट सेक्शन से ये क्वेश्चन होंगे. तो प्लीज जाइए, जाकर इसके अंदर अपने आप को एनरोल करिए, यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक 10. तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की. कल जाइएगा, इसके अंदर पार्टिसिपेट करिएगा, बेनिफिट लीजिएगा. सुबह 11 बजे कल ये होगी. रैंक 10 हमारा रेफरल कोड आपको यहाँ पर यूज करना है. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस आज के हमारे सेशन की. बात करते हैं एक्सटर्नल डेट के बारे में, देखते हैं इंडिया का क्या स्टेटस है एक्सटर्नल डेट के मामले में और यहाँ पर समझेंगे कि कैसे हमारा रुपया, इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है और डिवैल्यू का क्या कॉन्सेप्ट है. इन सब चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सटर्नल डेट की, तो देखिए यहाँ पर जो एक्सटर्नल डेट है उसका मतलब क्या है, पहले हम वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं. जब भी हम बात करते हैं एक्सटर्नल डेट की, तो सिंपल शब्दों में डेट का मतलब क्या होता है. डेट का मतलब होता है एक तरीके से काइंड ऑफ अ कर्जा, यानी कि हमने किसी से कोई उधार लिया है. क्यों उधार लिया है? ताकि हम अपने यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट वगैरह कर सकें. मान लीजिए अगर एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पर लेकर के देखें तो हुआ क्या, मिस्टर श्याम थे, शाम को अपना घर बनवाना था, घर पे पुताई वगैरह करानी थी, रंग रोगन कराना था. तो उनके पास पैसों की थोड़ी सी कमी पड़ गई, काम बीच में था, तो उन्होंने अपने नेबर, अपने पड़ोसी और मिस्टर राम से यहाँ पर जो है कितने 1000 रुपए ले लिए. तो वो 1000 रुपए क्या हो गए, एक तरीके से डेट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी. तो ऐसे ही हमारी कंट्री भी कुछ तरीके से उधार वगैरह लेती है काफी सारे इंस्टीट्यूशन से या कहें फॉरेन कंट्रीज से. क्या होता है वो सिलसिला, उसको यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. देखिए कंट्री के अंदर जो डेट होते हैं वो भी 2 तरीके से हो सकते हैं. जो एक्सटर्नल डेट होता है मोटे तौर पर, उसमें जो यहाँ पर डेट लिया जाता है वो फॉरेन करेंसी में ही लिया जाता है. यानी कि अगर हम यहाँ पर सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो एक्सटर्नल डेट रेफर्स टू दैट मनी विच इज बोरोड फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड द कंट्री. यानी कि बाहर विदेश से, फॉरेन से हम किसी से भी कुछ भी पैसा, कुछ भी मनी यहाँ पर बोरो करें, वो हमारी जो है एक्सटर्नल डेट के अंदर यहाँ पर आएगी. आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट करे, स्टेट गवर्नमेंट करे, इंडिया की कंपनियां करें या इंडिया के रेजिडेंट करें, कोई भी लोग यहाँ पर पैसा बोरो करेगा फॉरेन कंट्री से, फॉरेन मार्केट से, वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा एक्सटर्नल डेट के अंदर वो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलेगा. अब मेन बात यहाँ पर क्या होती है, एक्सटर्नल डेट जो है वो एक्सटर्नल डेट जो है उसी करेंसी में पे बैक करना पड़ता है जिस करेंसी में उसे बोरो किया जाता है. ये एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हमें देखने को मिलती है. इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जो एक्सटर्नल डेट है उसके बारे में हमें जानकारी कौन देता है, कौन उसके बारे में डेटा हमें बताता है. तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सटर्नल डेट जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर जो है हमें देखने को मिलता है. जहां पर अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मार्च और जून वाले क्वार्टर का डेटा हमारे सामने लेकर के आता है. इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस,
वो सितंबर और दिसंबर वाले क्वार्टर का डेटा लेकर के आते हैं एक्सटर्नल डेट का। तो इस तरीके से डेटा भी जो है यहाँ पर पब्लिश वगैरह करा जाता है। इन क्वार्टरली बेसिस के अलावा यहाँ पर एक एनुअल स्टेटस रिपोर्ट भी यहाँ पर एक्सटर्नल डेट के ऊपर निकाली जाती है, पब्लिश करी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि कंट्री की एक्सटर्नल डेट पोजीशन क्या है। अगर हम बात करें एक एक्सटर्नल डेट रिपोर्ट की, तो देखिए मार्च 2018 में जो हमारी कंट्री थी इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट था उसके अंदर 12.4% का इंक्रीज हमें यहाँ पर देखने को मिला था एज कंपेयर टू द 2017। और उसी के साथ जो हमारी एक्सटर्नल डेट हो गई थी वो हो गई थी 529.7 बिलियन यूएस डॉलर्स की। तो ये एक यहाँ पर छोटा सा डेटा है एक्सटर्नल डेट से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप कहेंगे कि सर बाकी सब तो ठीक है, समझ गए यहाँ पर कि हमने एक्सटर्नल डेट किसको बोलते हैं, क्या हमारी कितनी है अभी, बट एक्सटर्नल डेट लेते कहां से हैं, किन लोगों से हम लोग जो है, क्रेडिटर कौन है, कौन हमें ये उधार दे रहा है। हमने बोरो तो कर लिया, बट बोरो करने के लिए मार्केट के अंदर एक्सटर्नल डेट को दे कौन रहा है हमें। तो जब भी हम यहाँ पर फॉरेन क्रेडिटर्स की बात करते हैं तो देखिए फॉरेन क्रेडिटर्स के अंदर हमें प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स भी देखने को मिलते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, या गवर्नमेंट्स हो गई। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो डेट है ये बेसिकली हम प्राइवेट कमर्शियल बैंक से भी ले सकते हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी यहां पर हम ले सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस डेट के अंदर आ जाती है वो ये होती है कि पैसा, इंटरेस्ट भी यहां पर पे करना होता है। जो डेट होती है इसके अंदर इंटरेस्ट जो है पे करना जो होता है वो उसी करेंसी के अंदर करना होता है जिसमें आपने यहाँ पर सॉरी जिसमें यहाँ पर आपने पैसा लिया हो। तो ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जब भी हम एक्सटर्नल डेट की बात करते हैं तो देखिए अलग अलग तरीके का एक्सटर्नल डेट हमें देखने को मिलता है। सो वी कैन से दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल डेट। कैसे भाई, यहाँ पर मल्टीलैटरल डेट भी हमें देखने को मिलता है जो कि हमने काफी सारी जगहों से लिया हो, बायलैटरल डेट भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, या जैसे कि हमने दो जगह से लिया हो, यानी कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से लिया हो, इस तरीके से। ट्रेड क्रेडिट्स भी देखने को हमें मिलते हैं, यानी कि व्यापार के लिए कुछ उधार वगैरह हमने लिया हो। इसके अलावा कमर्शियल बोरोइंग्स भी हमें देखने को मिलती हैं, आईएमएफ के लोन भी होते हैं, एनआरआईज के डिपॉजिट भी होते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें जो है एक्सटर्नल डेट के अंदर देखने को मिलती है। तो ये था गाइस कुछ यहाँ तक एक्सटर्नल डेट के बारे में। अगर यहां तक आपका किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है, समझ आ गया है कि एक्सटर्नल डेट क्या है, किस तरीके से होता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्लासिफिकेशन की कि किस किस तरीके से अलग अलग तरीके का एक्सटर्नल डेट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्लासिफिकेशन नाउ। जब भी हम एक्सटर्नल डेट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो उसमें हम देखते हैं वो ले लेते हैं टाइम पीरियड को, ठीक है। सबसे पहला तरीका जो क्लासिफाई करने का है वो है टाइम पीरियड। जैसे कि हम यहाँ पर एक्सटर्नल डेट को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक है शॉर्ट टर्म डेट और दूसरा आ जाता है लॉन्ग टर्म डेट। तो देखिए यहाँ पर नाम से ही समझ आ रहा है, शॉर्ट टर्म यानी कि कम समय के लिए, लॉन्ग टर्म यानी कि लिए ज्यादा लंबे समय के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर शॉर्ट टर्म डेट की, तो देखिए शॉर्ट टर्म डेट जो है उनका जो मैच्योरिटी का पीरियड होता है वो या तो 1 साल होता है या 1 साल से कम का पीरियड होता है। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अप टू 1% तक जो है शॉर्ट टर्म डेट्स को यहाँ पर लिया जाता है। अगर इसमें हम एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए जैसे कि ट्रेड क्रेडिट्स होते हैं, ठीक है, व्यापार के लिए लिए गए उधार, इनकी जो ज्यादातर टाइम पीरियड होता है वो अप टू 1 ईयर का ही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट हो गई, जो कि कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स के अंदर आकर के इन्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी जो है हम 1 साल तक का ही, यानी कि शॉर्ट टर्म डेट में ही इसको हम कवर करते हैं। इसके अलावा मान लीजिए किसी फॉरेन सेंट्रल बैंक ने हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स के अंदर, या किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये काम करा, या हम लोगों ने किसी कमर्शियल बैंक से यहाँ पर एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटी वगैरह ली हमारे कमर्शियल बैंक ने, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं कवर हो जाती हैं शॉर्ट टर्म डेट के अंदर, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म डेट जो है आपको सिर्फ टाइम पीरियड के हिसाब से ध्यान रखना है कि अप टू 1 ईयर, ठीक है, 1 साल या उससे कम का जो समय यहाँ पर होगा उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं किसके अंदर, एक्सटर्नल डेट के, शॉर्ट टर्म डेट के अंदर हम यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके अंदर हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर से लेकर के फॉरेन सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी हम क्या कर सकते हैं, डेट वगैरह ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हमें शॉर्ट टर्म डेट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
फिर दूसरा आ जाता है हमारा लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट की यहां पर अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है कि जो मैच्योरिटी है, यानी कि पैसा जो आपको रिटर्न करना है वो 1 साल से बाद करना है, ठीक है। चाहे आप वो 15 मंथ्स में करें, चाहे आप वो 5 साल में करें। तो ये दोनों चीजें जो है यहाँ पर क्या आएंगी, ये दोनों चीजें जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म डिपॉजिट डेट के अंदर हमारी कवर होती हुई हमें देखने को मिलती हैं। अब जो लॉन्ग टर्म डेट है वो भी दो तरीके के होते हैं, मल्टीलैटरल डेट और बायलैटरल डेट, दो तरीके के होते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमने कोई आईएमएफ से उधार लिया, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स का यूज करके हमने आईएमएफ से उधार लिया, तो उसमें यहां पर आएगा वो। फिर कुछ एक्सपोर्ट क्रेडिट हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म डेट में आएंगे, या कुछ हमने कमर्शियल बोरोइंग्स करी हैं एक्सटर्नल, वो हमारी लॉन्ग टर्म डेट में आएंगी, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एनआरआईज के जो डिपॉजिट हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर आते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहां पर हमने जो है क्लासिफाई करके देखा किसको, लॉन्ग टर्म डेट में और शॉर्ट टर्म डेट में एक्सटर्नल डेट को। यहां तक आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट आप लोग मेरे से पूछ लीजिए। अगर डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ कमेंट आए हैं, उन कमेंट्स को भी देख लेते हैं। कंट्रीज टेक अप्रोक्सीमेट 80% ऑन लॉन्ग टर्म डेट। यस, ज्यादातर जो ध्यान होता है वो लॉन्ग टर्म डेट के ऊपर ही होता है। एनआरआई डिपॉजिट ऑल्सो इंक्लूड इन एक्सटर्नल डेट। हाँ जी बिल्कुल, जो हमारे एनआरआई के डिपॉजिट होते हैं वो भी एक्सटर्नल डेट में आ जाते हैं, बट वो कौन सी डेट में आते हैं, लॉन्ग टर्म डेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से हमारे यहाँ पर एक्सटर्नल डेट जो है हमें हमारी कंट्री के अंदर देखने को यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सटर्नल डेट की, कि भाई किसी कंट्री का जो एक्सटर्नल डेट होता है हमें उसे और कैसे हम यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं, उसको और कैसे क्लासिफाई हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हो जाती है वो हो जाती है दो तरीके की। एक में आ जाती है सोवरेन डेट और दूसरे में आ जाती है यहाँ पर नॉन सोवरेन डेट। अब देखिए ये ना थोड़ा सा नाम से ही यहाँ पर पता लग रहा है कि भाई सोवरेन डेट का क्या मतलब है, और इसके अलावा जो हमारा यहाँ पर बेसिकली ये अपना नॉन सोवरेन डेट है इसका क्या मतलब है। यहाँ पर एक कमेंट आया है, उस कमेंट को भी देख लेते हैं। ओके, नहीं, यहाँ पर नॉट प्राइवेट डेट, इट्स अबाउट इट्स जो बायलैटरल डेट का मतलब होता है, यानी कि जैसे कि हमने इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से कोई उधार ले लिया मान लीजिए, या हमने श्रीलंका को कोई उधार ले लिया जी, उधार दे दिया। जैसे कि यहाँ पर एक सिंगल बोरोवर होता है और सिंगल ही लेंडर होता है, समझे। जो यहाँ पर हम बायलैटरल डेट की बात करते हैं तो बायलैटरल डेट का एग्जांपल क्या है, अगर हम एग्जांपल यहाँ पर लें तो इंडिया ने लोन दिया किसको, श्रीलंका को। अब यहाँ पर क्या है, इंडिया ही यहाँ पर जो है लेंड कर रहा है पैसा, ठीक है, सिंगल पार्टी है, और दूसरी तरफ श्रीलंका ही यहाँ पर जो है क्या कर रहा है, पैसा ले रहा है, अकेली पार्टी है। बट अब यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीलैटरल डेट की बात आ गई। मल्टीलैटरल डेट में यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, अगर हम मल्टीलैटरल की बात करें तो मल्टीलैटरल के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है, मान लीजिए इंडिया ने क्या करा, श्रीलंका को भी पैसा दिया और साथ में जो है यहाँ पर हमने नेपाल को भी दे दिया, कोई एग्रीमेंट करा इस तरीके का, या हमने या श्रीलंका ने मान लीजिए उधार लिया, उसने इंडिया से भी लिया किसी काम के लिए और उसी काम के लिए उसने नेपाल से भी लिया, मतलब एडिशनल। तो जहां पर एक से ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो मल्टीलैटरल हो जाता है, और जहां पर सिंगल सिंगल होती है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा बायलैटरल हो जाता है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल डेट की और दो क्लासिफिकेशंस की। क्या है दो क्लासिफिकेशन, एक आ जाता है सोवरेन डेट और दूसरा आ जाता है नॉन सोवरेन डेट। सबसे पहले यहां पर हम सोवरेन डेट की बात करते हैं। पहले यहां पर आप एक बार डेफिनेशन पढ़िए कि क्या लिखा है। सोवरेन डेट में यहां पर लिखा है कि सोवरेन डेट रेफर्स टू द बॉन्ड्स issued by the national government in any foreign currency to generate funds to meet its financial expenses। मान लीजिए भारत सरकार ने क्या करा, यहाँ पर कोई बॉन्ड्स वगैरह यहाँ पर इशू करे ताकि उन बॉन्ड्स के बदले वो यहाँ पर क्या ले सके, पैसा ले सके, फंड जनरेट कर सके। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उसको बेसिकली सोवरेन डेट के यहाँ पर बोला जाता है। सोवरेन डेट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना उनमें सोवरेन डेट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है एज कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पर इशू हो रहा है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि भाई जो वहां पर गवर्नमेंट है वो कितनी ज्यादा स्टेबल है, इसी वजह से यहां पर हमें ये चीज देखने को मिलती है। अब अगर सोवरेन डेट ऑफ इंडिया के एग्जांपल्स हम यहां पर देखें तो देखिए जैसे कि इंडिया का जो आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल डेट है उसके अंदर मान लीजिए कोई सिविल कंपोनेंट के लिए हमने काम करा हो, या गवर्नमेंट ने कुछ आईएमएफ से बोरोइंग करी हो, या डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ डेट वगैरह लिया हो, तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, सोवरेन डेट के अंदर ही यहाँ पर आ जाते हैं। या जैसे कि हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट हो गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, ये किस में आएंगी, सोवरेन डेट में आएंगी। यानी कि जहां भी सरकार इन्वॉल्व है, ठीक है,
गवर्नमेंट चाहे अपने सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करा रही है या गवर्नमेंट बकायदा बॉन्ड इशू कर रही है, वो यहाँ पर सोवरेन डेट का मामला हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम बात करें तो दूसरी तरफ नॉन सॉवरेन डेट वो होता है जिसमें बाकी सब चीजें कवर करी जाती हैं, यानी कि और सब चीजें, ठीक है, उनको हम नॉन सॉवरेन डेट के अंदर यहाँ पर रख लेते हैं। यानी कि जो भी चीज सोवरेन डेट का पार्ट नहीं है वो किस में आएगी, नॉन सॉवरेन डेट के अंदर यहाँ पर आती हुई हमें देखने को मिलेगी। तो ये एग्जाम्पल थे बेसिकली यहाँ पर एक्सटर्नल डेट के, कि सोवरेन डेट और नॉन सोवरेन डेट। फिलहाल अगर हम बात करें इंडिया की, कि भाई इंडिया का क्या स्टेटस है, वो भी हमें यहां पर समझना है कि भाई एक्सटर्नल डेट स्टेटस इंडिया का क्या है करंटली। जब तक हम वो नहीं समझेंगे तब तक हमें हालात नहीं समझ आएंगे कि इंडिया के इस टाइम पर क्या हालात हैं एक्सटर्नल डेट को लेकर के। अब देखिए यहां पर हम बात करें तो एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है, वो क्या हो जाती है यहां पर एक्सटर्नल डेट के स्टेटस के मामले में हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल बयानबाजी चलती है कि भाई पुरानी गवर्नमेंट जो इतना लोन छोड़ करके चली गई, फिलहाल जो है हम उसको काम करें, मतलब XYZ करके पॉलिटिकल बयानबाजी जो यहाँ पर होती है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पर समझने की थोड़ी सी कोशिश करें तो जो एक्सटर्नल डेट है इंडिया के अंदर करंटली, उसका क्या स्टेटस है वो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिलहाल इंडिया के अंदर क्या हिसाब किताब है, उनको हम यहाँ पर अब जो है समझने की कोशिश करेंगे क्या है, अब उसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई ने मार्च 2020 में यहां पर डेटा जो इशू करा, ठीक है, डेटा जो पब्लिश करा उसके बारे में बात करते हैं। आरबीआई ने मार्च 2020 में ये डेटा यहां पर पब्लिश करा इंडिया के एक्सटर्नल डेट का, और उसमें बताया गया बकायदा इंडिया के एक्सटर्नल डेट के बारे में कि भाई इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो जो है इस टाइम पर कितना है, 558.5 बिलियन US डॉलर्स। और इसके अंदर जो इंक्रीज आया है मार्च 2019 के मुकाबले, यानी कि जो एक साल के अंदर इंक्रीज हमें देखने को मिला है अप्रैल 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक, वो कितना है, वो यहाँ पर 15.4 बिलियन US डॉलर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये डेटा हमारे सामने निकल करके आया कि लास्ट एक साल के अंदर हमारा जो एक्सटर्नल डेट बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, वो 15.4 बिलियन US डॉलर यहाँ पर बढ़ गया है। और इसके अंदर भी बकायदा क्लासिफाई करके बताया गया कि जो हमारी कमर्शियल बोरोइंग्स हैं वो सबसे ज्यादा यहां पर रही, ठीक है, तकरीबन 39.4% हमने यहां पर कमर्शियल बोरोइंग करी। नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट हमारे यहां पर जो है 23.4% आए, ठीक है, एनआरआई के डिपॉजिट्स। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट लिए ना हमने, वो 18.2% देखने को यहां पर मिले। तो ये सब चीजें हमें यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा जब हम यहां पर बात करें मार्च 2020 के एंड में जो लॉन्ग टर्म डेट था इंडिया में उस टाइम पर, वो कितना था, 451.7 बिलियन US डॉलर्स। तो देखिए हमारा जो एक्सटर्नल डेट था बेसिकली लॉन्ग टर्म वाला, यानी कि जिसमें एक साल से ज्यादा का समय है हमारे पास, वो कितना था हमारा, वो तकरीबन 450 बिलियन US डॉलर्स था। और इसी के अंदर जो हमारा बेसिकली इंक्रीमेंट एक हमें इंक्रीज देखने को मिला, वो 17 बिलियन US डॉलर्स का यहाँ पर हमें देखने को मिला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक हिसाब लगा करके देखें तो यहाँ पर हमें जो है बेसिकली कितना देखने को मिला, 17 बिलियन US डॉलर्स का इंक्रीज देखने को मिला हमें एक्सटर्नल डेट के अंदर, अगर हम उसको डेटा को यहाँ पर समझने की यहाँ पर कोशिश करें, कंपेयर करें अगर हम उसे 2019 से। तो ये है यहाँ पर इंडिया के एक्सटर्नल डेट का करंट स्टेटस। लॉन्ग टर्म डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भाई 17 बिलियन तक का इंक्रीज हमारे लॉन्ग टर्म डेट में हुआ है। बट वहीं जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म डेट की, तो देखिए जो शॉर्ट टर्म डेट है, यानी कि एक साल से कम का जो डेट था हमारा, उसके अंदर थोड़ा सा हमें डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला। जो शॉर्ट टर्म डेट था वो हमारा 19.1% रहा, बट अगर हम उसे मार्च 2019 से कंपेयर करें तो वो 20% था, यानी कि तकरीबन 0.9% का हमारा डिक्लाइन भी यहाँ पर हमें टोटल में देखने को हमें मिला है। वहीं दूसरी तरफ जो हमने अलग अलग करेंसीज में डेट लिया है, तो US डॉलर सबसे बड़ा है हमारे यहाँ पर। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है उसके अंदर जो US डॉलर है, US डॉलर का जो शेयर है हमारे टोटल एक्सटर्नल डेट में, वो कितना है, वो है 53.7%। वहीं अगर हम बात करें बाकी सब चीजों की, वो उसको फिर फॉलो करते हैं आगे, ठीक है। तो US डॉलर का जो डिनोमिनेटेड डेट है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है इंडिया के एक्सटर्नल डेट में, कितना है, 53.7% का। तो ये भी एक यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है। ये था बेसिकली कहीं ना कहीं एक डेटा, ताकि आपको पता लगे कि इंडिया का फिलहाल करंटली एक्सटर्नल डेट के अंदर क्या स्टेटस है, ठीक है। तो वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस करा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें बोरोवर वाइज क्लासिफिकेशन की, सरकार ने कितना लिया, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर ने कितना लिया, तो देखिए जो फिलहाल आउटस्टैंडिंग डेट है
उसमें भारत सरकार की तो कमी आई है, बाकी जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है हमारा यानी कि प्राइवेट सेक्टर है उसकी यहाँ पर एक्सटर्नल डेट बढ़ी है फिलहाल, ये भी हमें यहाँ पर समझना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ना इंडिया के अंदर, उनका इस टाइम पर एक्सटर्नल डेट सबसे ज्यादा है जो कि 42% आ जाता है। और वहीं जब हम इसे डिपॉजिट टेकिंग कॉर्पोरेशन से कंपेयर करें यानी कि कमर्शियल बैंक से अगर हम कंपेयर करें तो उनका 28.3% है, गवर्नमेंट का 18.1% है और जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उनका 7.5% है। ये बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक डेटा बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि हमारी कंट्री के अंदर किस तरीके से किस सेक्टर ने कितना एक्सटर्नल डेट इस टाइम पर लिया है, ताकि आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर एक्सटर्नल डेट के बारे में। इसके अलावा कि भाई एक्सटर्नल डेट लिया कैसे है, उन सब चीजों को देखें तो देखिए जो लोन्स हैं वो सबसे बड़े कंपोनेंट हमारे आ जाते हैं एक्सटर्नल डेट के अंदर। 34.8% का शेयर एक्सटर्नल डेट में जो हमें देखने को मिलता है वो किसका है, वो लोन्स का ही है। उसके अलावा फिर यहाँ पर हमें करेंसी, डिपॉजिट्स, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, डेट सिक्योरिटीज देखने को मिलती हैं, XYZ, ये सब चीजें बाद में आ जाती हैं। बाकी जो हमारी डेट सर्विसेज हैं यानी कि जो सरकार ने रीपेमेंट करा, इंटरेस्ट पेमेंट्स करी, वो भी जो हमारे इस बार के करंट रिसिप्ट थी उसका 6.5% हमें यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि वो भी हमारा यहाँ पर काफी बड़ा एक फिगर यहाँ पर हमारे को देखने को मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हो जाती है वो ये है कि जो हमारी सरकार इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह करती है कमर्शियल बोरोइंग्स के ऊपर वो बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें ये भी यहाँ पर समझने की जरूरत है। ओके, तो ये था गाइस पूरा का पूरा यहाँ पर स्टेटस किस चीज को लेकर के, एक्सटर्नल डेट को लेकर के। ठीक है, कि भाई इंडिया में इस तरीके से एक्सटर्नल डेट के हालात हैं फिलहाल, और यहाँ पर हमने इस सेक्टर ने इतना लिया, उस सेक्टर ने इतना लिया। बाकायदा ये आरबीआई की जो रिपोर्ट थी उसको हमने यहाँ पर डिस्कस करा। यहाँ तक आपका किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज अपना डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे की तरफ चलेंगे और अब बात करेंगे कि कैसे एक करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है, क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, क्या इंपैक्ट होता है और क्या डेप्रिसिएशन होता है। उन सब चीजों को अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आपके कुछ कमेंट्स हैं यहाँ पर, उन कमेंट्स को देख लेते हैं क्या है। As China is investing in Sri Lanka and Pakistan for its self benefit, will it be a bilateral debt? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आप देखिए ना बायलैटरल डेट कैसे हुआ। वो चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करने के लिए पैसा वगैरह बकायदा दिया श्रीलंका को कि भाई तुम डेवलप करो। श्रीलंका से रीपेमेंट हुआ नहीं, अब वो क्या हो गया, वो चाइना ने कैप्चर कर लिया उसको। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। I think officially it's called bilateral called due to China's economic strategy. When any country borrowing with more than one country, then it will call. हाँ जी, जब एक कंट्री किसी ज्यादा कंट्री मतलब एक ट्रांजैक्शन के अंदर जब ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं तो उसको यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, मल्टीलैटरल बोल देते हैं। Is there any government agency which approves the amount of debt borrowed by the private companies? अभी हम इसी चीजों को आगे चल करके यहाँ पर मैं बताऊं अगर, तो ये आपस में ही अरेंजमेंट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, आपस में ही अरेंजमेंट होते हैं, उसी तरीके से काम यहाँ पर चलता है। ऐसी कोई सच ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बट अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो आईएमएफ है, जैसे कि हम आईएमएफ से ले सकते हैं, वर्ल्ड बैंक है उनसे ले सकते हैं, एडीबी है उनसे ले सकते हैं। वो एक अलग हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती हैं, बट प्राइवेट कंपनीज के लिए सच कुछ नहीं है। वो उनका ही अपना जो एक तरीके से सिस्टम है, इकोसिस्टम, उसके हिसाब से वो लोग चलते हैं यहाँ पर। एक्सटर्नल डेट आर इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट इफ स्ट्रेंथन कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अट्रैक्ट एफडीआई। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए एक्सटर्नल डेट जरूरी भी है बट जरूरत से ज्यादा भी खराब है कहीं ना कहीं। क्यों? वो हमारी कंट्री के ऊपर इंपैक्ट बहुत बड़ा डालती हैं। देखिए अगर हम बात यहाँ पर करें तो काफी ज्यादा पैसा हमें यहाँ पर देना पड़ता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में और बाकी सब चीजों में। तो कहीं ना कहीं एक जो है इक्विलिब्रियम होना चाहिए, एक बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए, तभी यहाँ पर फायदा रहेगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं अनदर टॉपिक की, जो आगे का हमारा टॉपिक है जिसमें हम यहाँ पर डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन को समझेंगे। देखिए जो ये दोनों टर्म्स है ना, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन, ये दोनों किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू को तो अफेक्ट करती ही हैं, बट दोनों का यहाँ पर अपना अलग अलग मतलब है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों जो है डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट मैनर में यहाँ पर काम करती हैं। अगर हम डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी की बात करें, देखिए डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी में क्या होता है, जब किसी कंट्री का एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजीम होता है, जैसे कि इंडिया का हमारा जो है मार्च 1992 तक का था, तो इंडिया में उस टाइम पर क्या था कि फिक्स्ड रेट था हमारा कि भाई हम जो है मान लीजिए हमने एक रेट रखा हुआ था कि $1 इक्वल्स टू 20 इंडियन रुपी, ये हमने एक फिक्स्ड रखा हुआ था। ठीक है, और ये कौन फिक्स रखता था इसको, ये हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है वो इसको यहाँ पर फिक्स करता था गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। अब इसका मकसद क्या है,
यहां पर देखिए करा क्यों गया ये, अगर हम इस चीज को समझने की कोशिश करें तो यहां पर होता क्या था, इंडिया उस टाइम पर देखिए क्या हो रहा था, डेवलप कर रहा था, धीरे धीरे हमारी कंट्री निकल करके आ रही थी, अभी हमारी एक तरीके से एलपीजी पूरी तरीके से आया नहीं था, हमारी क्लोज इकोनॉमी काइंड ऑफ थी। तो यहां पर जो फॉरेक्स था हमारा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि गवर्नमेंट उसको भी रेगुलेट करती थी और सरकार ही यहां पर क्या करती थी, रेट तय कर देती थी। तो मान लीजिए किसी को जाना है बाहर, यहाँ पर इंडिया के अंदर कुछ कोई भी फॉरेक्स की एजेंसीज हैं, ठीक है, जो पैसा बदल करके देंगी आपको, करेंसी देंगी, तो वहां पर क्या होगा, आप जाइए, फ्लक्चुएशन से कोई मतलब नहीं। आज की डेट में क्या होता है, आज डॉलर जो है वो 74 रुपए है, कल डॉलर जो है 75 हो गया, फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। बट आज की डेट, उस टाइम पर क्या हुआ करता था, आप जाइए जाकर के 20 रुपए ही आपको देने हैं और उसके बदले में आपको क्या मिल जाएगा, $1 मिल जाएगा। और जो भी कमी पेशी होती थी, भरपाई जो होती थी, वो कौन करता था, वो सेंट्रल बैंक यहां पर अपनी तरफ से करता था। तो इस चीज को बेसिकली क्या बोला जाता है, डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी बोला जाता है, यानी कि अपनी करेंसी की जो वैल्यू है उसको रिड्यूस कर देना, खुद से कर देना, ताकि यहां पर चीजें बन सके। 1966 का अगर हम यहां पर एग्जांपल लें, इंडिया के अंदर फिक्स्ड रेट रेजीम था। उस टाइम पर जो हमारा इंडियन रुपी था वो कितना डिवैल्यू हो गया था, वो 36% तक का डिवैल्यू हमें उसके अंदर यहां पर देखने को मिली। अब इसके पीछे ना कुछ सर्टेन रीजंस होते हैं, कोई भी कंट्री, अब आप सोचेंगे इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों करेगी, तो भाई उसके पीछे अपने एक रीजंस है। क्या है रीजंस, जैसे कि मान लीजिए किसी कंट्री को अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। अभी हमने क्या देखा था, चाइना के अंदर एग्जांपल देखा था। चाइना ने क्या करा, अपनी जो करेंसी थी उसको बेसिकली क्या कर दिया, डिवैल्यू कर दिया। और जब उसकी करेंसी डिवैल्यू हो गई तो इंटरनेशनल मार्केट में उसके जो गुड्स थे वो कम एक्सपेंसिव हो गए, लेस एक्सपेंसिव हो गए। जब उसके गुड्स लेस एक्सपेंसिव हो गए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो हुआ क्या कि मार्केट के अंदर उसके जो गुड्स थे वो ज्यादा खरीदने लगे, ग्लोबल मार्केट के अंदर वो और ज्यादा कॉम्पिटेटिव हो गए, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर उनकी बिक्री होने लगी, जिस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, उनके कंट्री के जो एक्सपोर्ट हैं वो बढ़े और कहीं ना कहीं उनकी कंट्री की एग्रीगेट डिमांड भी यहाँ पर बढ़ी। तो इसके लिए भी चाइना ने काम करा, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि कॉम्पिटेटिव डिवैल्यूएशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मान लीजिए एक कंट्री ने अपने यहाँ पर करेंसी को डिवैल्यू करा, तो माना जाता है कि इंटरनेशनल एक्सपोर्ट मार्केट के लिए दूसरी कंट्री भी यहाँ पर क्या करेगी, अपने करेंसी को डिवैल्यू करेगी। बट ये सिस्टम नहीं होता, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे एक इन्फ्लेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर इस तरीके से हो गया कि हर एक कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती जा रही है, तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा मार्केट के अंदर, जो कि काफी ज्यादा नुकसानदेह रहेगा। तो ये भी एक यहाँ पर पॉइंट होता है। फिर जो थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन होता है करेंसी डिवैल्यू करने के पीछे, वो होते हैं ट्रेड डेफिसिट। मान लीजिए हमारे जो यहाँ पर एक तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें, इंपोर्ट तो है ज्यादा, ठीक है, और हमारे एक्सपोर्ट जो है कम, तो हम क्या करते हैं, अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं ताकि जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो यहाँ पर बढ़ जाएं। जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जैसे कि चाइना ने एक तरीके से आप कह सकते हैं करा, बट चाइना ने अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए काम करा था। तो ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर है कि ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए भी ये चीज हमें देखने को मिलती है। बट इस वजह से होता क्या है कि जो डेट का बर्डन होता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ जाता है, एक्सटर्नल लोन्स जो होते हैं उसका बर्डन हमारा ज्यादा बढ़ जाता है। एक ये भी सबसे बड़ी दिक्कत की बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो है सोवरेन डेट बर्डन को कम करने का। यहां पर अगर हम बात करें तो कुछ कंट्रीज क्या करती हैं, अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देती हैं ताकि जो उनके ऊपर सोवरेन डेट है वो यहाँ पर लेस एक्सपेंसिव यहाँ पर हो जाए। अब कैसे, मान लीजिए किसी कंट्री के ऊपर 10 मिलियन यूएस डॉलर्स की जो है क्या है, वो एक्सटर्नल डेट है, अब उसको यहाँ पर पे करना है, तो उसने क्या करा, अपनी करेंसी को यहाँ पर डिवैल्यू कर दिया 80% तक। तो अब उसे यहाँ पर कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 8 मिलियन यूएस डॉलर्स पे यहाँ पर करने पड़ेंगे। बट यही चीजें कहीं ना कहीं गलत इंपैक्ट यहां पर देती हैं, डिसएडवांटेजेस हैं बहुत ज्यादा करेंसी डिवैल्यूएशन के पीछे। इसी वजह से हमारी कंट्री ने भी ये करेंसी डिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट हटाया था और हम लोग भी जो है मार्केट और सप्लाई के बेसिस पर यहाँ पर आ गए थे। क्या है डिसएडवांटेजेस, उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मीनवाइल कुछ कमेंट्स है उनको देख लेते हैं। डिवैल्यूएशन इज नॉट गुड इन नॉर्मल सिचुएशन ड्यू टू इट्स, बिल्कुल कहीं ना कहीं डिवैल्यूएशन बिल्कुल खतरनाक चीज है। क्यों खतरनाक है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं करेंसी के डिवैल्यूएशन के, वही मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, मान लीजिए क्या करा आपने, किसी कंट्री ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया। अब इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। कैसे इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा भाई, जब उसकी करेंसी यहाँ पर डिवैल्यू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ऑयल जैसी जो चीजें हैं उसके लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा, जो एसेंशियल इंपोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे।
तो कहीं ना कहीं से क्या होगा, फिर इन्फ्लेशन भी मार्केट के अंदर यहाँ पर बढ़ेगा। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए यहाँ पर आप लगातार अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं, तो जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट के अंदर, वो यहाँ पर देखते हैं कि भाई इस कंट्री के अंदर हमें इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर लगता है कि भाई जो हम अमाउंट यहाँ पर, मान लीजिए किसी कंपनी ने आपके कंट्री में आके 100 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है मान लीजिए इन्वेस्ट करे, अब आपने क्या करा, अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया, तो उसकी जो वर्थ है वो कितनी रह जाएगी, मान लीजिए आपने 80% तक डिवैल्यू कर दिया, तो जो उसे 100 मिलियन करे थे इन्वेस्ट, वो कितने रह गए यहाँ पर, वो जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 80 मिलियन यहाँ पर रह गए। ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स को ये नेगेटिवली इंपैक्ट यहाँ पर करता है। ये भी एक सबसे बड़ी दिक्कत की यहाँ पर बात आ जाती है। तो ये था डिवैल्यूएशन। अब देखिए क्वेश्चन आया कि डिवैल्यूएशन कैसे होता है। देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, डिवैल्यूएशन ऐसे होता है कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल बैंक के साथ मिल करके एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तय कर देती है। ठीक है, मान लीजिए अब हमारी कंट्री ने क्या करा, 1966 की जैसे मैंने आपको बात करी, तो उस टाइम पर क्या हुआ, हमने अपनी करेंसी को बहुत ज्यादा डिवैल्यू यहाँ पर कर दिया था, 35% तक डिवैल्यू हमने यहाँ पर करा। अब क्या है, मान लीजिए हमारे आरबीआई ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर के तय कर दिया कि भाई 1 यूएस डॉलर्स के लिए कितनी है, 20 है। अब यहां पर देखा कि भाई एक्सपोर्ट को बढ़ाना है मार्केट में। अब इसके लिए आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, अपनी करेंसी को थोड़ा सा डिवैल्यू कर देते हैं, 16 रुपए कर देते हैं इसको, ताकि एक्सपोर्ट जो है यहां पर क्या हो सके, हमारे इंक्रीज हो सके। सॉरी। लेकिन जो यहां पर डिफरेंस होगा वो कैसे मैनेज होगा, वो ही आरबीआई यहां पर करेगा सारी चीजें। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। यहां पर फिक्स्ड एक्सचेंज रेजिम में होता क्या है, आरबीआई चीजों को तय करता है, रेट को तय करता है, और करेंसी को डिवैल्यू करना या ये सब चीजें फिर अल्टीमेटली यहां पर होती हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन को लेकर के कि किसी करेंसी का डेप्रिसिएशन कैसे होता है। डेप्रिसिएशन जो है वो बेसिकली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से तय होता है। जैसे कि आज की डेट में रुपया का है, अब आज की डेट में हमारी कंट्री की बात करें तो हम लोगों ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यहां पर फॉलो कर रहे हैं हम लोग, और उसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है, यानी कि इंडियन रुपए की वैल्यू जो है वो किस पे है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होती है। हम देखते हैं ना कि डेली बेसिस के ऊपर रुपया ऊपर नीचे यहां पर होता रहता है। तो वो क्यों है कि हमारी कंट्री की किस तरीके से डिमांड और सप्लाई है, उसके बेसिस पर यहां पर जो है ये होता है। अब देखिए इसके पीछे कुछ कारण है, कंट्रीज जो है क्यों वो यहां पर जो है हमें डेप्रिशिएट होती हुई देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा रीजन है जब कभी डिक्लाइन आ जाता है एक्सपोर्ट्स के अंदर। अब क्या हुआ, मान लीजिए किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्लाइन हो गए, जब उस कंट्री के एक्सपोर्ट डिक्लाइन होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसका एक्सपोर्ट से आने वाला पैसा, रेवेन्यू भी कम होगा। तो जिस वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि कंट्री की जो करेंसी है उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, जिस वजह से हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। अब देखिए ट्रेड वॉर का एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। अब यूएसए क्यों चाहता है कि भाई, यूएसए क्यों कैसे बना एक सबसे मजबूत करेंसी, ट्रेड की वजह से ही। यूएसए ने अपने एक्सपोर्ट को इतना ज्यादा बढ़ाया कि उसकी करेंसी जो इतनी ज्यादा मजबूत हो गई कि वो इंटरनेशनली हर जगह एक्सेप्टेबल है। बट आज की डेट में क्या है, जैसे जैसे उसके एक्सपोर्ट गिर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको दिक्कत हो रही है। चाइना जो है क्या कर रहा है, आज की डेट में चाइना की करेंसी मजबूत होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। जब जब आपके एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आएगा तब तक आपकी करेंसी भी डेप्रिशिएट करेगी। दूसरा पॉइंट, अगर आपने अपने इंपोर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मान लीजिए अब क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ यूएसए से अपने इंपोर्ट बहुत ज्यादा ले रहे हैं। जब तक हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा लेंगे तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, और ट्रेड डेफिसिट यहां पर जब हमारा बढ़ेगा तो हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वीक हो जाएगी, एक्सचेंज रेट पे हमारा बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, जिस वजह से ऑटोमेटिकली हमारी करेंसी जो है क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। ये भी एक सबसे बड़ा फंडा है। इसके अलावा जो एक सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी भी काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है। तो जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को मैनेज कर रहा है, वो सबसे बड़ा कारण यहां पर होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पीछे। मान लीजिए सेंट्रल बैंक ने अपने पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो उससे क्या होता है कि जो हॉट मनी होती है, जिसको हम एफपीआई बोलते हैं, उसका आउटफ्लो हमें देखने को मिलता है। तो जब ये आउटफ्लो यहां पर होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर जाएगी, दिक्कत होगी। आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी, जब अभी पीछे बात हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा अपने देश के अंदर, यूएसए में, उन्होंने वहां पर बोला कि भाई जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, एप्पल एंड ऑल दैट, इनको बोला कि आप यूएसए के अंदर ही मैन्युफैक्चर करो चीजें, आप बाहर ज्यादा वो ना करो। क्यों? ताकि वो चाहते थे कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी कंट्री के अंदर ही हो।
अगर ये इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री में ज्यादा होगा तो वो पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। जब कंट्री से आउटफ्लो होगा तो दूसरी कंट्री का रुपया बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए यूएसए की करेंसी इंडिया में ज्यादा इन्वेस्ट हो रही है तो क्या होगा, हमारा जो फॉरेक्स है वो बढ़ेगा, कहीं ना कहीं हमारे पास यूएस डॉलर बढ़ जाएंगे, जिस वजह से क्या होगा, हमारा रुपया मजबूत होगा यहाँ पर। तो ये भी एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। फिर जो फोर्थ पॉइंट आ जाता है वो है सेंट्रल बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन। सेंट्रल बैंक मान लीजिए अगर कोई फॉरेन करेंसी को खरीद रहा है, गोल्ड को खरीद रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी करेंसी को डेप्रिशिएट करता है। और जो ये सब चीजें हैं कहीं ना कहीं ये उस टाइम पर करी जाती हैं जब बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन जनरली आरबीआई तभी यहाँ पर करता है। तो ये सब हो गया बेसिकली गाइस किसके बारे में, यहाँ पर हमारा करेंसी के डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन से रिलेटेड। तो यहां तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना आप डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पर कुछ कमेंट है, यहाँ पर राइट, व्हेन करेंसी डिमांड इंक्रीजेस इट्स एप्रिसिएशन, व्हेन करेंसी सप्लाई इंक्रीजेस इट्स गेट डेप्रिशिएटेड। बिल्कुल, जो डिमांड और सप्लाई का खेल है वही हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मान लीजिए मार्केट के अंदर यूएस डॉलर बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं यूएस डॉलर की डिमांड कम होगी, ठीक है, और यूएस डॉलर का पैसा भी गिर जाएगा, प्राइस भी गिर जाएगा। बट यूएस डॉलर लिमिटेड है, ठीक है। अब मान लीजिए इंडिया के पास बहुत सारा यूएस डॉलर आ गया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारा रुपया मजबूत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास यूएस डॉलर की कमी है, नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट हमारे पास, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा रुपया वीक होगा। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। जैसे डिमांड और सप्लाई का गेम चलता है उसी तरीके से करेंसी पर भी वो इंपैक्ट यहाँ पर डालता है। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं समझने की इसको कि क्या फर्क है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए, अगर हम करेंसी की वैल्यू की बात करें तो उसका हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1947 की बात करें तो हमारा डॉलर, हमारा करेंसी इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। बट आप लोगों को पता है उस टाइम पर इकोनॉमिक पोजीशन क्या थी हमारी कंट्री की, और आज की डेट में जब डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है रुपया के मुकाबले, बट स्टिल हमारी इकोनॉमिक पोजीशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जो इंपैक्ट करता है, जो हमारी कंट्री को अफेक्ट करता है, वो क्या है, स्टेबिलिटी। देखिए, जब तक हाई वॉलेटिलिटी रहेगी एक्सचेंज रेट के अंदर तब तक करेंसी के लिए दिक्कत रहेगी, तब तक रुपया ऊपर नीचे होता रहेगा। तो हमारी करेंसी के लिए स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमारी करेंसी स्टेबल है इंटरनेशनल मार्केट में तब तक हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है। तो इंपॉर्टेंस किस चीज की है, स्टेबिलिटी की। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ध्यान में आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही गाइस। आज के सेशन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने एक्सटर्नल डेट के बारे में समझा, डिटेल में यहाँ पर उसको देखा, डिस्कस करा। इसके अलावा हमने जो है यहाँ पर डिवैल्यूएशन की बात करी कि कैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेजिम में यहाँ पर सरकार या सेंट्रल बैंक अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं, और उसके कुछ फैक्टर्स देखे, रीजंस देखे, और लास्ट में हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन के बारे में देखा कि कैसे जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है उसके उसमें करेंसी जो है डेप्रिशिएट होती है, जैसे कि इंडियन रुपया का हमें देखने को मिलता है। तो ये सब आज के सेशन में इतना ही। कुछ कमेंट है लास्ट, वो देख लेते हैं। Right, in current scenario also foreign fund inflow due to RBI took step for the forward market to stay. Yes, वही मैं कह रहा हूँ ना, आरबीआई की पॉलिसीज भी बहुत ज्यादा मैटर यहाँ पर करती हैं कहीं ना कहीं। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही गाइस। आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी। हुई हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी आज के सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर